बहन जी के पास क्यों नहीं जाते हो? आप रिश्ते में भी आप खुद कहते हैं कि मैं उनसे छोटा हूँ, बुआ है वो मेरी, तो आप बसपा से क्यों गठबंधन की बात नहीं करते? 2 साल से प्रयास कर रहा हूँ, आप बात करवा दीजिए। आप बात करवा दीजिए, आप बात करवा देंगी तो मैं जवान वाला हूँ, बहनों से कभी झूठे वादे नहीं करता हूँ। मैंने कभी अपनी माँ को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ा है। आप बात करा दीजिए, मैं सोचूंगा, और हो सकता है कि मैं उनके लिए, उनके सम्मान में और बड़ा काम कर दूं। बहुजन समाज के ऐसे राजनेता जो चंद्रशेखर भाई आजाद जी से उम्र और अनुभव में बड़े हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी को लोकसभा चुनाव 2024 तक संसद में भेजें, और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ हैं या वह ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इनका रवैया पूरा समाज देख रहा है, बहुजन समाज देख रहा है, और इसका जवाब आने वाले समय में युवा बहुजन देंगे। यानी कि जो चंद्रशेखर आजाद रावण जी से उम्र में और अनुभव में छोटे हैं, ऐसे बहुजन आने वाले समय में चंद्रशेखर भाई आजाद जी के साथ में खड़े होंगे। लेकिन यह एक मौका है कि चंद्रशेखर भाई आजाद के लिए बहुजन समाज के जो भी राजनेता हैं, जो उनसे उम्र और अनुभव में बड़े हैं, वह चंद्रशेखर भाई को लोकसभा चुनाव 2024 तक संसद में भेजने का कार्य करेंगे। तो इससे उन लोगों का भी फायदा है जो चंद्रशेखर भाई आजाद जी से उम्र और अनुभव में बड़े हैं, और चंद्रशेखर भाई के साथ साथ में बहुजन समाज का हित है। देखिए भैया एक मिनट रुक जाओ, आप राजभर साहब रुक जाओ, बड़े भाई है मेरे। देखिए गौरव जी, मैंने कभी टीवी पे बैठ के कभी किसी दूसरे व्यक्ति से बात नहीं की, लेकिन क्योंकि ये मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनको बड़ा भाई मानता हूँ, क्योंकि विचारधारा के अग्रणी है, और ये उस समाज से आते थे, पिछड़े समाज से, जिनको जो मेरे सर माथे पे है। हम राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को नेता मानते हैं, राष्ट्रपिता मानते हैं। ये मेरे बड़े भाई हैं, ये जानते हैं मेरे दर्द को, और ये झूठ नहीं बोलेंगे आपके मंच कैमरे बैठ के, जानते हैं चंद्रशेखर कितना सच्चा है, इनको पता है। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह दे कि चंद्रशेखर गलत हो सकता है तो मैं मान लूंगा। ये बड़े भाई है मेरे, ये कह दें, ये जानते हैं मेरे दर्द को। मैं तो इसी समाज से आता हूँ जिस समाज से ये हैं। मैं तो हक की लड़ाई हिस्सेदारी मांग रहा हूँ, मैं कोई गलत होना मांग रहा हूँ। मैं भाई 22.5% 25% दलितों का अगर हिस्सा मैं मांग रहा हूँ तो क्या गलत मांग रहा हूँ। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये कह दें, ओम प्रकाश राजभर कहते तो चंद्रशेखर जो है अपने खून कतरा कतरा दे देगा। ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी बहुत भावुक सवाल पूछ रहे हैं आपसे चंद्रशेखर। नहीं, देखिए भाई का दर्द स्वाभाविक है। जो भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जो पिछड़ों का, अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण खत्म कर रही है और संविधान खत्म करने की बात है, जो भी समाज के शुभचिंतक उनको तो दर्द है कि आज इस परिस्थिति में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए सबके दिमाग में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, मानव कांशीराम के अनुयायी हैं, महात्मा चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? गौतम बुद्ध जी के देख पा रहे हैं चंद्रशेखर क्या आप भावुक हो रहे हैं? वो अनुयायी हैं। देखिए एक मिनट, ओम प्रकाश जी, मैं देख पा रहा हूँ चंद्रशेखर इस वक्त भावुक हो रहे हैं। चंद्रशेखर भावुक हो रहे हैं इस वक्त, क्या हुआ चंद्रशेखर? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं, हमें पिछड़े और दलितों को, पसमानदा को लेके, आदिवासियों को लेके दर्द है, और ये मेरे बड़े भाई जानते हैं। हमने सबने प्रयास किया कि मजबूत गठबंधन। नहीं, देखिए चंद्रशेखर, अब आप सामने हैं टीवी के, चंद्रशेखर आप सामने हैं तो खुल के कहिए, आप भावुक जिस तरह से हुए हैं, मुझे दिख रहा है कि आप अपने समाज के लिए जो आप संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे पर दिख रहा है इस वक्त। देखिए, मैं ईमानदार आदमी हूं, मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा जीवन में, और मैं झूठ की राजनीति नहीं करता हूं, छल की। और ये मेरे बड़े भाई अगर ये कह देंगे ना तो चंद्रशेखर सब छोड़ देगा। इनसे एक बार कहला दीजिए, क्या चंद्रशेखर धोखेबाज और गलत हो सकता है क्या? इनसे कहलवा दीजिए, ये तो गठबंधन के साथी हैं। ये मेरे बड़े भाई भी अगर आज मेरे बड़े भाई ने कह दिया तो मैं छोड़ दूंगा। ये जानते हैं मेरे त्याग बलिदान को। मैंने लाठियां सही, मुकदमे झेले, मैंने 16 महीने जेल, इस बीजेपी के खिलाफ, जिस बीजेपी ने मुझे 16 महीने जेल में रखा। मैंने हाथरस की अपनी बहन की को ना लाश को ऐसे अपने हाथों में उठाया। इस बीजेपी ने इतना दर्द दिया दलित पिछड़ों को। मुझसे ज्यादा कोई इनके खिलाफ लड़ने वाला अगर कोई है या मेरे साथ का है तो वो ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ये जानते हैं, मैंने कभी इनको बड़े भाई से कम नहीं माना, और मैं इनकी बात मानता हूँ, ये जानते हैं।
अगर ये आज कह देंगे कि चंद्रशेखर कभी भी गलत की बात कर सकता है या कभी भी चंद्रशेखर जो है कभी भी बहुजनों के खिलाफ हो सकता है, तो मैं मान लूंगा। मैंने तो इनके ऊपर छोड़ दी, मैंने तो कब परसों भैया के ऊपर छोड़ी थी कि आप बड़े भाई हैं, अग्रणी, आप तय करके बचा लो। ओम प्रकाश जी, देखिए यहाँ पे चंद्रशेखर बहुत भावुक हो चुके हैं, भावुक होकर आपसे पूछ रहे हैं कि आप बड़े भाई हैं, आपके ऊपर छोड़ दिया। और अखिलेश यादव का एक बयान भी आया अभी, वो कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन का कोटा फुल हो गया है। तो क्या दलितों के साथ गठबंधन का कोटा अब फुल हो चुका है? अब ओम प्रकाश राजभर जिस गठबंधन में है उसमें चंद्रशेखर आजाद की जगह नहीं है या दलितों की जगह नहीं है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, भाई से हमारी 4 बार मुलाकात हुई। हम लोग बराबर प्रयासरत रहे कि हम जितने लोग भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं, पिछड़े, दलित, वंचित, अल्पसंख्यक समाज के अधिकार को दिलाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, और जो जुल्म जाति अन्य अत्याचार हो रहा है उससे निजात दिलाना चाहते हैं, हम सब लोग इकट्ठा होकर के लड़ें। इसमें हम लोगों ने कई दौर की बातचीत किया। भाई थे और वो शिवपाल जी के यहाँ बैठक हुई, मैं था, ओवैसी जी थे, फिर हम लोग अलग अलग मिलते थे, फिर बैठकें होती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग खिलाफ थे। जबकि शिवपाल जी के यहाँ बैठक हुई तो ये हुआ कि 10 तारीख तक हम लोग नहीं। तो फिर ओम प्रकाश जी बात बनी क्यों नहीं? और क्या अभी भी कोई उम्मीद है? क्या ओम प्रकाश राजभर अभी भी अखिलेश यादव से चंद्रशेखर आजाद को शामिल करने के बारे में बात करेंगे? नहीं, देखिए, भाई के तरफ से 4 दिन पहले मेरे यहाँ 2 साथी आए, उन लोगों ने भाई की बात को बताया, तो मैंने उस मैसेज को खुद अखिलेश जी से कहा। तो अखिलेश जी ने कहा कि बात कर लो, देखो इस समय तो सीटें बट गई हैं उधर आरएलडी को और जो उधर साथी हैं, और बात कर लो क्या स्थिति है। तो हम तो ऐसा है कि अब आप खुद बात कर लो, बात करके देख लो, और जो भी आपके पास हो, कुछ जयंत जी से कह दो कुछ सीट छोड़ दें, कुछ आप दे दो और समझौते हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमको नहीं, लेकिन मैसेज तो ये जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, मैसेज तो ये जा रहा है कि अखिलेश यादव दलित विरोधी हैं, जिस गठबंधन में आप हैं वो गठबंधन दलित विरोधी है। ये तो साफ कहा चंद्रशेखर ने, इनको दलितों का वोट चाहिए ही नहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने कहा दलितों का वोट नहीं चाहिए। ऐसी बात मैंने ये कहा, मैं भैया से पूछ रहा हूँ क्या 25% दलितों की हैसियत 2 सीटों की है? अगर ये कह देंगे तो मैं तो इस पर भी स्वीकार कर जाऊंगा। ये तो मेरे समाज के हैं ना, ये कहते हैं, ये तो बड़े भाई है मेरे, ये कह दे कि दो सीटों की हैसियत रखते हैं दलित समाज के लोग। नहीं, ऐसी बात नहीं है, 2 सीट की हैसियत नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो दौर इस समय का वर्तमान में गठबंधन की सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद तो थोड़ी दिक्कत तो आती ही है। नहीं, वो तो कह रहे हैं 6 महीने से बात कर रहा हूं मैं, वो कह रहे हैं 6 महीने से बात कर रहा हूं मैं अखिलेश जी से। इनको पता है, इनको पता है, ये मेरे भाई हैं, इनको पता है, इनको सब चीजें पता है। और मैं नहीं कर रहा, ये भी कर रहे थे, और हमारे तो नेता हैं, ये बड़े भाई हमारे, हमने कभी इनकी बात को नहीं मोड़ा, ये जानते हैं। और एक और बात मैं कह देता हूँ, आज बड़े भैया बैठे हैं, आज अखिलेश भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई की जरूरत है, मैं उसको कुछ नहीं दूंगा, वो आ जाए और इस गठबंधन को चुनाव लड़ाए, और वो मेरा छोटा भाई ये कह दें, तो आज चंद्रशेखर जो है ना, बहुजन समाज के हित के लिए सब चीज त्याग कर अपने लोगों को समझा के आ जाएगा। कहलवाइए, इनसे कहलवाइए, कह दें अखिलेश भैया। बहुत बड़ी बात कह दी, इससे बड़ी बात तो कुछ नहीं हो सकती ओम प्रकाश राजभर जी, वो बिना किसी सीट के आ जाएंगे, ये कह रहे हैं वो। चलिए हम आज बात करते हैं उनसे, हम समय लेकर के, थोड़ी व्यस्तता उनकी है, जो समय मिलता तो हम उनसे बात करते हैं। माननीय अखिलेश जी, क्या बात करेंगे ओम प्रकाश जी, आप क्या बोलेंगे अखिलेश जी से? अब जो भाई कह रहे हैं उस संबंध में हम उनसे कहेंगे, और जो हमारी समझ में है और उनके समझ में, तो हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब आप ये मानते हैं ओम प्रकाश जी कि अगर चंद्रशेखर आपके साथ नहीं आते हैं तो उसका आपको नुकसान हो सकता है? 100% है। भाई ने आंदोलन चलाया है, जेल गए हैं समाज के लिए, समाज के सुख दुख में, चाहे उत्तर प्रदेश का कोई जिला हो, वहाँ तुरंत पहुँचना है और उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयास करना, संघर्ष करना, इतना तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता है ना।
जो प्रदेश में काम किया उसको कोई कैसे इनकार कर सकता है। ऐसा हो नहीं सकता कि जहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात हो किंतु कांशीराम जी की बात ना हो। आदरणीय कांशीराम जी का जन्म 15 मार्च सन 1934 में पंजाब राज्य के जिला रोपड़ में एक सिख परिवार में हुआ था। इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर जीवन भर शोषितों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प किया। सामाजिक चेतना कार्य के करते करते ही राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक संगठन खड़ा किया। इनके त्याग, संघर्ष और तत्परता से सन 1995 में देश की शोषित और वंचित समुदाय की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मायावती जी ने शपथ ग्रहण की थी। तब से मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। कांशीराम जी का परिनिर्वाण 9 दिसंबर 2006 को होने के बाद से ही पार्टी का अपकर्ष होना शुरू हो गया था। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती जी स्वयं अपनी सीट भी नहीं बचा पाई थी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके वर्तमान में 10 लोकसभा सदस्य बसपा के पास हैं। पार्टी के इस प्रदर्शन से शोषित समुदाय नाखुश है। पार्टी कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कहा और सुना जाता है कि कांशीराम जी ने 1984 से 1995 तक 11 साल के संघर्ष में एक कुशल नेतृत्व की खोज करके राजनीतिक अधिकार मायावती जी को सौंप दिए। तो साहब के परिनिर्वाण के बाद यही जिम्मेदारी मायावती जी की भी थी। कहते हैं कि नेता जन्म नहीं लेते, बनाए जाते हैं, जिस पर मायावती जी बिल्कुल भी तटस्थ नहीं हैं। आज समाज में प्रतिभा मौजूद है, लेकिन उन्हें चिन्हित करने की कला भी होना आवश्यक है। प्रतिभा को चिन्हित करने के साथ ही एकाधिकारियों, शोषणकारियों, जातिवादियों और रूढ़वादियों के भितरघात को समझकर उनके प्रभाव को रोकने की त्वरित निर्णय शक्ति भी नेतृत्व के पास हो, जिसे संगठन के समर्थक स्वतः ही सराहने में संकोच न करें। कांशीराम जी ने यही तो किया था, इसलिए वह अब बहुजन नायक न रहकर राष्ट्र नायक बन चुके हैं। उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। सुना जाता है कि कांशीराम जी के सिख होने की वजह से केस अर्थात बाल लंबे थे। उन्होंने यह कहकर कटवा दिए कि मुझे लंबे बाल धोने में समय लगता है, जितना समय मैं उनको धोने में लगाता हूँ उसे बचाकर पढ़ाई में लगाऊंगा। हमको भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए तथा अपने धन, समय, श्रम और ऊर्जा का सदुपयोग करना चाहिए। मैं संजय दास उर्फ महाप्रज्ञा आप सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वर्तमान समय शोषित और वंचित समाज को राजनीतिक न्याय दिलाने का है। हमारे अप्रयास के कारण राजनीतिक एकाधिकारी हमारा बजट हमारी समस्याओं के निवारण पर खर्च न करके अनावश्यक तथा स्वकेंद्रित आवश्यकताओं पर उड़ा रहे हैं, जिसे राजनीतिक भागीदारी से ही रोका जा सकता है। हमारी राजनीतिक भागीदारी शून्य के समान ही है। बजट की बही और कलम स्वयं थामनी होगी। अपने अपने प्रयास सभी स्तरों पर करने होंगे। जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ कि कांशीराम जी ने 1984 से 1995 तक 11 साल के संघर्ष में एक कुशल नेतृत्व की खोज करके राजनीतिक अधिकार मायावती जी को सौंप दिए। तो 2006 के बाद 11 साल से अधिक हो गए हैं और ये भी नहीं है कि मायावती जी से
उनका स्वाभिमान और सम्मान छीना जा रहा है। अभी चंद्रशेखर भाई जी ने बोला था कि हो सकता है कि मैं और बड़ा उनके लिए कुछ कर दूं, तो इसका तात्पर्य ये है कि बहन जी को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रयास करना चाहिए। भाई जी जो हैं वह नेतृत्व राज्य स्तर पर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसको संपूर्ण समाज समझे तो अच्छा है, अन्यथा भाई को रुला तो दिया ही है। और कुछ भी कहा जा सकता है, उनके आंसुओं को कोई घड़ियाली आंसू कह रहा है, तो कोई नाटक बता रहा है, तो कोई बीजेपी और आरएसएस का एजेंट बता रहा है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि जमीनी स्तर पर उन्होंने कार्य किया है और वह वास्तव में नेतृत्व के लायक हैं। बस इन्हीं अनुभवों को साझा करने के लिए मैं यह वीडियो बना रहा था साथियों। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें साथियों। धन्यवाद।